वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। इस लेक्चर सीरीज़ में हम 8 to 9 लेक्चर्स के थ्रू इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंडिया में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री के आपको 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चेंज ऑफ स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, periodic classification, chemical reaction and equilibrium, acid, bases and salt, metals and non-metals, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मिसलिनियस टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिसलिनियस टॉपिक। इसमें आपके अलग अलग गैसेज आते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं। तो उसको लेक्चर को आप लास्ट तक देखना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जैसे आपका इसमें टीयर गैस किससे बना होता है, लाफिंग गैस किससे बना होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो किससे बना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 1 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ था, किसने पहली बार एटम या वगैरह जो भी नाम दिए गए थे किसने दिया था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक थ्योरीज, जिसमें डेल्टस एटॉमिक थ्योरी जो कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी, जो किसी ने पहली बार बताया था कि एटम कैसा दिखता है। थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये 4 एटॉमिक मॉडल्स हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। उसके बाद 3 टाइप के आपके एटम्स होते हैं, आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स, उनके बारे में जानेंगे। फिर 4 क्वांटम नंबर, देखिए ये आपका 10th लेवल से ऊपर का है 4 क्वांटम नंबर, बट ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। साथ में लास्ट के जो कुछ अदर पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में। चलिए फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। महर्षि कन्नड़ करके एक आदमी थे, महर्षि कन्नाड, या हिंदी में कन्नाड, कन्नाद भी लिखते हैं, कन्नाद। ठीक है, इन्होंने पहली बार हमें बताया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम का वर्ड का यूज़ तो इन्होंने नहीं किया, जाहिर सी बात है। हिंदी में इन्होंने उस चीज़ को परमाणु कहा था। तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसको डिवाइड करता जाऊँ तो ये मिल जाएगा, फिर बीच से मैं तोड़ दूंगा तो फिर छोटा और पार्टिकल मिलेगा, और तोड़ूंगा तो और छोटा पार्टिकल मिलेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जिसको मैं फर्दर नहीं तोड़ पाऊंगा। तो इसको उन्होंने बोला कि ऐसा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इज कॉल्ड परमाणु। परमाणु, ठीक है। इंग्लिश में इसको, इसी को बाद में एटम का नाम दिया गया। और ये थ्योरी उन्होंने दी थी अराउंड 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, उस टाइम मतलब ये अर्लीस्ट थे जिन्होंने ऐसा कुछ कहा था या ऐसा कुछ सोचा था। इससे पहले कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम तोड़ ना पाएँ या एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, फर्दर हम इनके बारे में और जान लेते हैं, जो आपके हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर में भी आता है कि जो कन्नाड थे, ही स्टैब्लिश्ड वैशैक्षिक स्कूल, वैशैक्षिक स्कूल या वैशैक्षिक दर्शन। ठीक है, अब ये स्कूल जो था वो ऐसा कोई बिल्डिंग वाला स्कूल नहीं होता है। दर्शन मतलब एक सोचने का तरीका, एक जीवन जीने का एक तरीका होता है, दर्शन शास्त्र, जिसको फिलोसफी भी बोलते हैं। तो वो इन्होंने स्टैब्लिश किया था। इनके द्वारा जो पढ़ाया जाता था उनको बोलते थे वैशैक्षिक दर्शन। ठीक है, ये भी अराउंड 6th सेंचुरी BC का ही है, 6th सेंचुरी BC। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समय में। अब ये इन्होंने तो परमाणु शब्द का यूज़ किया था ना, परमाणु। अब बात आते हैं कि एटम का शब्द किसने, एटम शब्द का यूज़ किसने किया था पहली बार। तो उसका क्रेडिट जाता है आपको डेमोक्रिटस को। डेमोक्रिटस नाम का एक आदमी था, डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस नाम का एक आदमी था, इसने पहली बार एटम शब्द का यूज़ किया था। ठीक है ना, मतलब सेम ही चीज़ इसने भी बोली थी कि ऐसा एक मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम इंग्लिश में एटम बोलेंगे। ये दिया था उसने अराउंड 500 BC में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखो, आज तो हमें पता है कि जो भी एटम होता है उसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एटम के आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
ठीक है, आज तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये तीन चीज़ों से मिला के ही आपका कोई भी एटम बनता है। ठीक है, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रोटॉन से कौन सा होगा उसमें डिपेंड करता है कि जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि प्रोटॉन ज़्यादा है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा है, कौन सा मतलब कितना ज़्यादा प्रोटॉन्स है उस हिसाब से आपका अलग अलग एलिमेंट होता है, अलग अलग एटम होता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। तो अब हम पहले देखते हैं कि कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे कैसे साइंटिस्ट लोगों को ये बात समझ में आई कि जो एटम है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें पहला जो मेजर काम हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1886 में। इसमें साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ई गोल्डस्टीन। तो इसने देखा कि जो भी हमारा एटम है ना उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेडिएशन निकलती है। ही डिस्कवर्ड पॉजिटिव रेडिएशन, पॉजिटिव रेडिएशन, ठीक है ना। और उसने इसको नाम दिया, एक पॉजिटिव रेडिएशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ है जो कि बहुत स्पीड में बाहर निकल रहा है, तो उसने इसको नाम दिया कैनाल रेडिएशन, कैनाल रेडिएशन, ठीक है। फर्दर अब उसको ये बात पता नहीं थी कि जो पॉजिटिव चार्ज की रेडिएशन है वो किस किस चीज़ की वजह से है, ठीक है। इसी चीज़ को बाद में इन द ईयर 1917 में, ठीक है, बहुत सालों के बाद 1917 में रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जाने माने साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, रदरफोर्ड ने बोला कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव को तुम कैनाल रेडिएशन बोल रहे हो ये एक्चुअल में है प्रोटॉन, ये है आपका प्रोटॉन, ठीक है ना। फर्दर इसमें और डेवलपमेंट होती है इस काम में, और इन द ईयर 1897 में, 1897 में साइंटिस्ट थे जे जे थॉम्सन, ठीक है। जे जे थॉम्सन ने ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी कैसे की थी उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में, बस आपको नाम याद रखना है कि जे जे थॉम्सन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1906। अब आप में के दिमाग में सवाल आ सकता है कि जब उसने 1897 में डिस्कवरी कर दी थी तो ये 9 साल के बाद उसको 1906 में क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज़ डिस्कवरी करने के काफ़ी साल तक वेट किया जाता है, अलग अलग साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करते हैं उस चीज़ को कि भाई जो ये आदमी बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है, उसके बाद ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि आप सोच के देखो ना, मान लो उसने 1901 में कोई डिस्कवरी की किसी साइंटिस्ट ने और उसी साल उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, बाद में मालूम चला कि ये तो जो उसने बताया कि वो गलत है, तो फिर वापस लेना और नोबेल प्राइज़ वगैरह दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कुछ साल वेट करते हैं हमेशा और उसके बाद ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उसका नाम प्रोटॉन पड़ चुका है। इलेक्ट्रॉन, तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तभी तो सिस्टम बैलेंस रहेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसको ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एम्बर, ठीक है। एम्बर आपने देखा होगा पेड़ पे ना अक्सर यहाँ छोटे छोटे से लगे होते हैं, ब्राउन ब्राउन से रेजिन्स होते हैं, फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन्स बोलते हैं इनको, ये यहाँ पे लगे होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनको अगर आप रब करो ना किसी कपड़े से तो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल पेपर को वो अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू चार्ज, तो वो वहाँ से वो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, वो सारे शब्द वहीं से आए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम्बर यानी कि ये है आपका फॉसिलाइज्ड, फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन्स, ठीक है। और फाइनल इसमें आपका देखिए दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं अब तक, आपका प्रोटॉन हमें मिल चुका है और हमें इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। अब बचा क्या हमारे पास में, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी इन द ईयर 1932 में। साइंटिस्ट का नाम था जे चैडविक, चैडविक, ठीक है। इसने डिस्कवरी किया था न्यूट्रॉन का, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अलावा कोई और चार्ज होता नहीं है, तो ये आपका हो गया न्यूट्रल, ठीक है। और नाम भी तभी इसका न्यूट्रॉन पड़ा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है।
चलिए फटाफट से एक बार सारा रिकैप कर लेते हैं जितना भी हमने देखा है, इम्पोर्टेंट नोट करना है इसको। डिस्कवरीज, ठीक है, किसके क्या क्या डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन हमने अभी देखा, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। एंड न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका हाइड्रोजन एटम। ये सबसे पहला एलिमेंट आता है आपका हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसमें आपका ध्यान देने वाली बात यह है कि नो न्यूट्रॉन। ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कौन सा मतलब हाइड्रोजन एटम में क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kgs होता है, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ एटॉमिक थ्योरीज की तरफ। ठीक है, पहला है आपका डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डेल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एटॉमिक थ्योरी। तो उसकी थ्योरी जो आई थी वो 1808 में आई थी। ये डेट एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार आ चुकी है अलग अलग एग्जाम्स में कि 1808 में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब तक लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातचीत तो करते थे कि मतलब ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है ना। जैसे पहले भी महर्षि कन्नड़ जो थे उन्होंने परमाणु शब्द का यूज़ किया था। उसके बाद आपको डेमोक्रेटस मैंने बताया, वो उसने भी एटम शब्द का यूज़ किया था। बट एटम दिखता कैसा है, क्या क्या उसके अंदर है कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए, वो पहली बार एक्सप्लेन किया था आपके डेल्टन ने, ठीक है। तो डेल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, इट वॉज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसने ये बोला कि जितना भी मैटर आपको दिख रहा है अपने आसपास, आपके हाथ में जो पेन है, आपका जो मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, या फिर आप लैपटॉप पे या टैबलेट पे देख रहे हो, कोई भी चीज़ आपके आसपास, पेड़ पौधे जंगल वंगल जो भी आपको दिख रहा है, ऑल मैटर, ठीक है ना, ऑल मैटर जो है वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। जो भी है वो एटम ही है, एटम के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसने बताया कि देखो एटम तो है बट एटम की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी उसने बताई कि जो एटम है आपका वो इनडिविजिबल है, ठीक है। तो पहले भी बातचीत होते आ ही रही थी इतने सालों से कि एटम ऐसा चीज़ है जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो पहला हो गया एटम आपका इनडिविजिबल है, ठीक है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना एटम आपको नेचर में दिख रहा है उतना ही होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed, cannot be destroyed, ठीक है। और लास्ट उसने बोला कि जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, ऑल एटम्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। आइडेंटिकल से मतलब है मान लो एक आयरन यहाँ पड़ा है, दूसरा आयरन यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो जितने भी इसके एटम्स होंगे वो इससे सिमिलर होंगे। अगर सेम टाइप का आपका मतलब एलिमेंट है तो जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसमें सेम ही टाइप के एटम होंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट थ्योरी जानने से पहले हम डेल्टन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। डेल्टन कोई आम आदमी नहीं था, वो उसने एटॉमिक थ्योरी देने के अलावा भी और बहुत जगह रिसर्च किया था। डेल्टन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो उसने कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर भी रिसर्च किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में एक दो बार आया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे कि कलर ब्लाइंडनेस से कोई क्वेश्चन आया है, नीचे 4 ऑप्शन हैं, न्यूटन, डेल्टन, बोर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको ध्यान रखना है उसका आंसर डेल्टन ही होगा, क्योंकि डेल्टन ने ही कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1803 में
1803 में पहली बार सिंबल का यूज़, जैसे हम यूज़ करते हैं ना हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, फॉस्फोरस के लिए P एंड सो ऑन, तो उसने पहली बार 1803 में ये बोला था कि हम एटम्स को नाम की जगह पे सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ सिंबल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल की तरफ, जो है हमारा थॉमसन मॉडल। थॉमसन्स मॉडल। देखिए, डेल्टन के बाद जो नेक्स्ट मॉडल था हमारा वो था थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन ने बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया कि हमारा एटम दिखता कैसा होगा। हालांकि इसका जो मॉडल था वो सही नहीं था, बट स्टिल आपके सिलेबस में है तो आपको जानना ज़रूरी है। उसने बोला कि जो एटम है वो कुछ सर्कुलर शेप का है, ठीक है, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ऐसा फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो डॉट्स में है ना। यहाँ पे नेगेटिव है, 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 और पॉजिटिव चार्ज पूरे में आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसको उसने नाम दिया वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन, या इसको प्लम क्रिसमस पुडिंग भी बोलते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको। ऐसा क्यों कहते हैं वाटरमेलन मॉडल? जैसे वाटरमेलन में आपका पूरा एरिया रेड रेड होता है ना अंदर अंदर, और उसके अंदर बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं छोटे छोटे से। तो वैसे ही सिमिलरली उसने बोला कि जैसे वाटरमेलन में जो सारा एरिया है रेड रेड, वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बचा है इलेक्ट्रॉन, वो जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं। तो इसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल। हालांकि ये मॉडल गलत था, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि ये मॉडल सही नहीं था, कि ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ नहीं होता है पूरे एरिया में, ठीक है ना। लेकिन थॉमसन की जो उपलब्धि थी ना वो इस मॉडल से नहीं होती है। थॉमसन का जो मेन लाइफ का अचीवमेंट था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थॉमसन को याद किया जाता है नॉट फॉर थॉमसन मॉडल बट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मॉडल था। काफ़ी कुछ इस मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो ये मॉडल जो था वो 1911 में पहली बार लोगों के सामने आया था। तो एग्ज़ाम में ये एक बार आया हुआ है कि किस साल रदरफोर्ड मॉडल की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो 1911 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। अब आते हैं इस मॉडल में था क्या। तो उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली। कैसी एक गोल्ड की फॉइल ली जो कि बहुत पतली थी, इतनी पतली थी जो उसकी थिकनेस थी वो सिर्फ 1000 एटम की थी। 1000 एटम, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 एटम की थिकनेस थी। और उसने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर मैं हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो जो मुझे बचेगा उसी को अल्फ़ा पार्टिकल बोला जाता है। तो मैंने अल्फ़ा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करवाए, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल। तो उसने ऐसा देखा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो यहाँ से क्रॉस करके निकल गए बिना कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत रेयर, बहुत कम ऐसे थे जो हल्के हल्के डिफ्लेक्ट हुए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ, कुछ वापस भी आ गए। इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रख के रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिए। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट पे बेस कंक्लूजन दिए उसने बोला क्योंकि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए वापस आ गए और बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए पास आकर के, इसीलिए एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है, एटम का मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है, इज एम्प्टी। ठीक है, और उसने ये बोला ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, जो 2-4 डिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहे हैं, ये हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कि कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है और जो बहुत हाईली कंसनट्रेटेड है। क्योंकि देखो अल्फ़ा पार्टिकल भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर ये डिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है तो पॉजिटिव ही डिफ्लेक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर होता तो अट्रैक्ट कर लेता है एक दूसरे को। ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहा होगा जो इसको डिफ्लेक्ट भी कर रहा है कभी कभार। तो उसने ये बोला
कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा का सारा कंसनट्रेटेड है कहीं ना कहीं, इट इज़ कंसनट्रेटेड। और फाइनली उसने ये बोला ये जो पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है यही तो न्यूक्लियस है, यही है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो रदरफोर्ड था उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी पॉजिटिव चार्ज की, और फाइनली हम ये कह रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के थ्रू उसने न्यूक्लियस भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कंसनट्रेटेड है एट अ सेंटर, इसको उसका नाम था, उसका नाम दिया गया उस न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फाइनली वी कैन कंक्लूड कि न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन दोनों ही डिस्कवर किए थे, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी चार चीज़ें हो चुकी हैं टोटल हमारे पास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये न्यूट्रॉन है और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये चारों चीज़ें हैं, किसने डिस्कवर किया था ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहली बात, ठीक है, अगेन रदरफोर्ड की भी जो इम्पोर्टेंस है ना वो रदरफोर्ड मॉडल से तो होती है, बट उसके अलावा जो एक्चुअल रदरफोर्ड का काम था ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स में था। ठीक है, तो मोर ऑन रदरफोर्ड, मोर ऑन रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर लगाया था, इसीलिए उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसने न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स में इतना काम किया था कि उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ को दिया गया था 1908 में। ठीक है, और ये दिया गया था नॉट फॉर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बट फॉर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिविटी के लिए आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक, अब रेडियो एक्टिविटी होती क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी आखिर होती क्या है। नेचर में अलग अलग एलिमेंट्स या एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका हीलियम हो गया, आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद आपका गोल्ड, सिल्वर, जितने भी एटम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एटम्स हमेशा स्टेबल रहते हों। जैसे ये तो चलो आपके स्टेबल होते हैं मैक्सिमम, बट कुछ अनस्टेबल एटम्स होते हैं, अनस्टेबल में आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूरेनियम, यूरेनियम 238, ठीक है, पोटेशियम 40, ये सारे आपके अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इन द सेंस कि ये ज़्यादा देर तक अपने इस स्टेट में नहीं रह पाते हैं। तो होता क्या है, जब भी ये आपको ऐसे मिलेंगे तो ये तुरंत ही डीके कर जाते हैं। ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी दे डीके, इसी डीके को बोला जाता है रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डीके भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपका अल्फ़ा डीके, बीटा डीके होता है, गामा डीके होता है। ठीक है, इस टाइप के होते हैं आपके, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ही जानना है। जो डीके होता है, कोई भी डीके होगा कोई ना कोई पार्टिकल एमिट करता है, बस ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, डीके जो भी डीके होगा वो एमिट पार्टिकल और एनर्जी। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा डीके में आपके पार्टिकल एमिट होता है, गामा डीके में आपका एनर्जी डीके होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, उससे पहले एक रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी,
ठीक है, ऑल्दो जो रेडियो एक्टिविटी है उस पर मेजर काम रदरफोर्ड ने किया था, बट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल। ठीक है, और यह बेक्यूरेल के ही सम्मान में जो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो बेक्यूरेल ही है। और वन बेक्यूरेल होता है आपका 1 डीके पर सेकेंड, यानी कि एक अगर डीके हो रहा है 1 सेकेंड में तो आपका 1 बेक्यूरेल के बराबर होता है। बट जनरली जो बेक्यूरेल है ये बहुत स्मॉल यूनिट होती है, तो जनरली जैसे आपका ग्राम्स बहुत छोटा है तो ग्राम्स की जगह कई बार हम किलोग्राम भी यूज़ करते हैं, वैसे ही बेक्यूरेल जो है बहुत छोटी यूनिट है, तो इसको मतलब बड़े उस पे लेवल पे देखने के लिए हम क्यूरी का यूज़ करते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल। ये आपको ध्यान रखना है। क्यूरी भी जो मैडम क्यूरी थी उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स पे और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, फाइनली हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल की तरफ, जो है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल अपने टाइम में भी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। आज भी स्कूल्स में इसी को बेस मान के बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स में से एक है। ठीक है, उसमें ये मॉडल आपका आया था 1915 में। ठीक है, 1915 में ये मॉडल आया था। ठीक है, इसको समझने के लिए आप सबसे बेसिक तरीका है इसको समझने का कि आप सोलर सिस्टम को इमेजिन करिए। सोलर सिस्टम, ठीक है, बोर ने कहा कि जो हमारा एटम का मॉडल है ना वो सिमिलर है हमारे सोलर सिस्टम से। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन बीच में रहता है, ठीक है, और उसके आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में आपके प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। जैसे आपका यहाँ भी कोई प्लैनेट होगा, यहाँ कोई प्लैनेट होगा, यहाँ कोई प्लैनेट होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे सिमिलरली। अच्छा, यहाँ पे ये सन है, ये आपके प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट्स है ना ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स। उसने बोला कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे ही एटम में न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो उसने क्या बोला, एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल, अगर मैं सन की जगह पे न्यूक्लियस डाल दूं, प्लैनेट की जगह पे इलेक्ट्रॉन डाल दूं और ऑर्बिट की जगह पे फिक्स्ड एनर्जी लेवल डाल दूं, तो आपको मिल जाएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बहुत सिंपल बात थी, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बात थी, उसने बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया कि अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ मेरा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, अगले में ठीक है एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ होगा। सिंपल शब्दों में उसने ऐसा बताया, लेकिन उसने कुछ और बातें ही बोली। उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में होगा, या तो इस ऑर्बिट में होगा, या तो इस ऑर्बिट में, या फिर आगे अगर और भी कोई ऑर्बिट होगा तो वहाँ होगा। उसने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन चाह के भी इस बीच में कहीं नहीं हो सकता। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी दो ऑर्बिट्स के बीच वाली स्टेट में या बीच वाले एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो वो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो आगे किसी पे होगा। ठीक है ना। ठीक है, इसको समझने के लिए आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो लैडर का। सीढ़ी पे या तो आप, ये आपके सीढ़ी के स्टेयर्स हैं ऐसे चढ़ने के लिए, या तो कोई आदमी यहाँ होगा, या तो कोई आदमी यहाँ होगा, या तो वो यहाँ होगा, या तो वो यहाँ होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बीच में कहीं यहाँ पे से लटक जाए हवा में, ना यहाँ पकड़ रखा है ना यहाँ बीच में अटका हुआ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। तो उसी सिमिलरली उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो इन्हीं लेवल्स पे होगा, इस पे बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये जो ऑर्बिट्स हैं, उसने बोला कि जो ऑर्बिट्स हैं उसको हम आज से नाम देंगे के एल एम एन एंड सो ऑन। ठीक है, के एल एम एन। तो एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करने वाला है जो कभी कभार एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है बट आ सकता है, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करता है, यानी कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, यह गवर्न करता है अफबाउ प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे होता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके 10th लेवल तक इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। मैक्सिमम अगर आएगा तो यही पूछेगा कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन गवर्न करता है, तो अफबाउ प्रिंसिपल से गवर्न होता है वो। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं एक बार देख लेते हैं, जो नोट करने लायक हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोर्स मॉडल ये आया था आपका 1915 में, और बोर को अपने ही मॉडल के लिए, बोर्स मॉडल के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1922। तो उसको बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, किसी और चीज़ के लिए नहीं मिला था। ठीक है। तो ये चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ये क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में बताऊं, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन्स को हम प्रिंट करते हैं बाय जेड, या एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। मास नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो प्रोटॉन्स यहाँ भी है, प्रोटॉन्स यहाँ भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये मिलाते हैं, मिलके बनाते हैं आपका मास नंबर, जिनको मैं लिखता हूँ ए से। ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कभी कभी हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। कि न्यूक्लियॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर रहता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर हुआ वो आपका न्यूक्लियॉन हो गया। ठीक है ना। अब किसी भी एलिमेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, ए एक्स जेड, इस तरीके से। इसमें ए मेरा कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे एटम, कोई भी एटम होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, या जो भी होगा। ऊपर आता है मेरा एटॉमिक नंबर, ऊपर आता है मेरा मास नंबर, नीचे आता है मेरा एटॉमिक नंबर। ये हो गया आपका मास नंबर, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन 12 नीचे 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 है ये क्या है, इसका ए है, ए मतलब मास नंबर, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं वो 12 है। 6 हो गया आपका जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 12 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूँ तो हो जाएगा 12 माइनस 6, यानी ये भी 6 ही आएगा। तो ये हर बार ये सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो, बट इस केस में सेम आ रहा है। ठीक है। जब भी ये इसका डबल होगा ना, तब आप समझ जाना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे ये इक्वल नहीं है, वो है आपका यूरेनियम का एग्जांपल, 238 यूरेनियम 92। ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो ए कितना आ गया मेरा, मास नंबर आ गया आपका 238, और आपका एटॉमिक नंबर आ गया 92। तो अगर मास नंबर ए है, या मतलब क्या है इसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 238, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे 92। तो अगर कोई मेरे से पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 238 माइनस 92,
ये आ जाएगा आपका 146। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि Z से आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आता है और आपका A से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है। बट अगर मुझे सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, A माइनस Z कर दूँगा, तो मुझे यहाँ से न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसलिए भी है कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एटम स्टेबल होगा तो उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। नॉर्मली नेचर में ऐसे ही मिलेगा आपको। मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डाल दोगे या निकाल दोगे तब चार्जेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि एक न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में एग्जिस्ट करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही कम एरिया में ये एग्जिस्ट करते हैं साथ में। और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर ऑर्बिट में भटक रहे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ जाते रहते हैं। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या है जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में चिपका के रखता है। तो इसका जवाब दिया था मरी गिलमैन एंड जॉर्ज ज़्विग ने। इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो साथ में चिपक के हैं ड्यू टू शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एग्ज़ाम में आपके शायद ही आए, पर स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, शॉर्ट रेंज इसलिए क्योंकि बहुत कम एरिया में फोर्स लग रहा है, इसके बाहर नहीं लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, इसलिए शॉर्ट रेंज है। और स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इन दोनों को ही चिपका के रखता है, हमेशा साथ में रखता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। तो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया आपका ये। ठीक है, ये थ्योरी दी थी इन्होंने 1966 में, 1964। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम्स, तो बेसिकली 3 टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं। पहला है आपका आइसोटोप्स, फिर है आपका आइसोबार्स, नेक्स्ट है आपका आइसोटोन्स। ठीक है, 3 टाइप के हैं। इनमें क्या कैसे इनको डिफाइन करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं आइसोटोप से कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप दो ऐसे एलिमेंट या दो ऐसे एटम जिनका Z सेम हो। ठीक है, Z सेम होना चाहिए, Z सेम हो और A क्या हो, डिफरेंट हो। Z सेम का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट रहेगा तो चलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर आपका डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे हम एटम्स को क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अच्छा Z सेम है, इसका मतलब क्या है, Z सेम होना है, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स ही आपके Z होता है या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स से होता है, जितने भी एटॉमिक नंबर होगा उतने आपके प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन का, तो 1H1 2H1 और 3H1, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसको प्रोटियम भी कहा जाता है, प्रोटियम। ये है आपका 2H1 यानी कि इसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं, ड्यूटेरियम। और 3H1 आपका होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो आपको देख के लग रहा होगा कि नीचे जो है आपका Z होता है तो 1 1 1 तीनों में Z सेम है, लेकिन ऊपर A जो है एटॉमिक नंबर मास नंबर आपका यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका 3 मास नंबर है। तीनों में मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है।
तो ये तीनों आपका क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आता है आइसोटोप से रिलेटेड। ठीक है, पहला है उसमें आपका स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम, इसके टोटल 13 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। सीजियम, सीजियम के टोटल 36 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें से केवल एक ही स्टेबल है, बाकी 35 अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई रेडियो एक्टिव डीके शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका जेनॉन। ठीक है, जेनॉन के भी 36 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और इसमें से 9 स्टेबल हैं। और फाइनली जो आपका टिन है, टिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। टिन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, कितने होते हैं वो, 10 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं इसके, 10 स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे अगर ये पूछे कि कौन सा एलिमेंट इन सब में से ऐसा है जिसके मैक्सिमम स्टेबल आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 10। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और रह गया है आपका आइसोटोप्स में। जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होगी ना वो सेम ही होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है आइसोटोप्स की, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर भी आप देख सकते हो ना, ये जो 3 मैंने लिखे हैं ये तीनों आखिर है तो हाइड्रोजन ही। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अगर जिसका ए सेम होगा ना, जेड सेम होगा जिसका, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट सेम ही होगा, क्योंकि बस मास नंबर अलग अलग है इसका। तो आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अलग अलग है, बट जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है। इसीलिए इसमें क्या होगा, जेड की वैल्यू सेम हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है जब भी जेड की वैल्यू सेम होगी तो आपकी प्रॉपर्टीज जो होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो पिछला वाला जो हमने आइसोटोप्स देखा उसमें क्या था, आइसोटोप्स में आपका जेड सेम था और ए अलग अलग था। इसमें क्या होता है, आपका ए सेम होता है, ए सेम होता है बट डिफरेंट जेड। देखो, अगर Z डिफरेंट हो गया यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गए, तो आपके एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। बट इसके बावजूद अलग अलग एलिमेंट्स में भी आपका मास नंबर सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले जान लेते हैं, अगर A सेम है तो A आपका होता क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम होना चाहिए। और Z डिफरेंट है तो Z आपका होता क्या, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें P डिफरेंट है बट N प्लस P सेम है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल से समझते हैं आपके आइसोबार के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कैल्शियम का एंड आर्गन का। तो आपको देख के लग रहा होगा पता कि यहाँ कैल्शियम है, यहाँ आर्गन है। इनका जो नीचे वाला है यानी कि Z है वो अलग है, इसका Z 20 है, इसका Z 28 है। बट जो ऊपर है यानी कि A है, मास नंबर आपका दोनों का सेम है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। इसका मतलब क्या है, अगर मास नंबर 40 है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। यानी कि A, यानी कि मेरा जो मास नंबर है वो सेम हो जाएगा। और नीचे मेरा क्या है, 28 कितना हो जाएगा, ये आपका जो आपका Z है वो दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। तो ये आपके हो जाएंगे आइसोबार्स। एक पॉइंट यहाँ पे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करनी है, जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा डीके। बीटा डीके, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कहाँ से आया, क्यों आया, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सा बीटा डीके के थ्रू बनता है, तो आपको ध्यान रखना है जो आइसोबार होता है वो आपको बीटा डीके से बनता है। ठीक है ना, याद सिंपल है, बार, बी से डीके, बी से बीटा और बी से बार हो गया आपका।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें आइसोटोन, जो फाइनल है आपका आइसोटोन। आइसोटोन। अब दो चीज़ें हम देख चुके हैं। पहला हमने देखा जब z सेम हो रहा है, दूसरा हमने देखा जब हमारा a सेम हो रहा है। z सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, a सेम मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम। अब बचा क्या मेरे पास, न्यूट्रॉन बचा। तो अगर मेरे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन निकालते कैसे थे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं a में से z को माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है न्यूट्रॉन। ये अगर सेम हो जाएगा किसी भी दो एलिमेंट का तो वो हमारे हो जाते हैं आइसोटोन्स। एग्जाम्पल से मैं बताऊं अगर आपको, 30 Si सिलिकॉन आपका ये 14 हो गया, 31 फॉस्फोरस 15 हो गया। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो है ये भी अलग है, ऊपर वाला भी अलग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 माइनस 14 कर दूँ और यहाँ पे 31 माइनस 15 कर दूँ, दोनों का ही आंसर 16 आएगा। यानी कि अगर मैं a माइनस जेड कर रहा हूँ दोनों केसेस में तो 16 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, सेम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्वांटम नंबर्स। ये थोड़ा सा हाई लेवल टॉपिक है बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स। देखो जैसे आपके किसी आदमी का एड्रेस जानने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। जैसे मान लो एक आदमी है, वो इस बिल्डिंग में रह रहा है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लोर पे वो रह रहा है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए एक फ्लोर पे मान लो ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग है, 4 फैमिली रहती हैं ऐसे, एक फैमिली यहाँ 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 यहाँ, तो हर फ्लोर पे 4 फैमिली हैं, तो चारों में से कौन सा घर उसका है, तो हाउस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो एक आदमी इस घर में रह रहा है मान लो, अब इस घर में भी अलग अलग रूम्स होंगे, 4 रूम्स हैं, तो वो कौन से रूम में रह रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब रूम के अंदर मान लो एग्जांपल के लिए एक रूम के अंदर 2 चेयर हैं, तो वो किस सीट पे बैठा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक आदमी की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए मुझे 4 चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो पता कर पाना इम्पॉसिबल है, बट स्टिल अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैं लोकेशन जानना चाहूँ तो मुझे 4 क्वांटम नंबर चाहिए टू गेट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन we need 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अभी 4 क्वांटम नंबर क्या हैं, इनमें थोड़ा सा फोकस करते हैं और ट्राई करते हैं समझने का। देखो नहीं अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहो तो उसका फैक्चुअल डेटा याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ना आपके, अगर मुझे ये चारों क्वांटम नंबर्स पता है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक एड्रेस, ठीक है। ये यूनिक एड्रेस है ना, ये बनता है आपका मेड अप ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चारों क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मैं डिनोट करता हूँ n से। सिंपल शब्दों में बताऊँ, अगर मैं घर वाला एग्जांपल लूँ तो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, ऐसे 5 जितने भी फ्लोर्स हैं, आदमी कौन से फ्लोर पे रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, सेकंड पे, थर्ड पे एंड सो ऑन। जितने भी हायर फ्लोर पे वो जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको बताता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एन की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 एंड सो ऑन। इसको आप ऑर्बिट से भी समझ सकते हो कि जैसे आप ये न्यूक्लियस एग्जैक्टली ऑर्बिट नहीं होता है, बट स्टिल आप समझने के लिए समझ सकते हो कि ये n इक्वल टू 1 हो गया, ये n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो n इक्वल टू 1, यहाँ है तो n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है आपका सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको मैं डिनोट करता हूँ L से। ठीक है, ये दिखाता है आपको, टेल्स अबाउट शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिट में वो है या ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है उसका शेप कैसा है। ये थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हैं, बट आपको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये एक दो बार किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एल की वैल्यू आपकी 0 होती है, 1 होती है, 2 एंड सो ऑन। 0 को मैं बोलता हूँ एस ऑर्बिटल, 1 को मैं बोलता हूँ पी, 2 को मैं बोलता हूँ डी एंड सो ऑन। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको मैं डिनोट करता हूँ एम से। ठीक है, एम से मैग्नेटिक, एम से मतलब एम हो गया, तो यहाँ पे भी एम है। ये आपको बताता है ओरिएंटेशन, इट टेल्स अबाउट। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो, टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। या मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया फ्लोर और घर वाला, तो आपके कौन से फ्लोर पे एग्जैक्ट कौन सा हाउस का कौन सा रूम है ये वो बताता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो इस ट्रिक को, कि आपका अगर मैं किसी मैग्नेट को, ये आपका मान लो मैग्नेट है कोई, ये नॉर्थ और ये साउथ है इसका, अगर इस मैग्नेट को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, तो ये मैग्नेट जो है वो फील्ड के अलाइन करता है खुद को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में खुद को ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, दिमाग में एक फिगर बना के रखना है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन चेंज होती है, वहाँ से ओरिएंटेशन आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आपको पूछे एग्जाम में कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, तो आपको याद रखना इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, लास्ट है आपका क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन। ठीक है, अब एक रूम में मैंने आपको बताया एक फ्लोर पे 4 घर में अलग अलग कमरे होंगे, इस घर में भी 4 कमरे होंगे। अब 4 कमरे में 2 लोग बैठ सकते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक ऊपर देखता है और एक नीचे देखता है। ठीक है ना, तो जो ऊपर देखता है उसको हम स्पिन अप बोलते हैं, जो नीचे देखता है उसको हम बोलते हैं स्पिन डाउन। बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो स्पिन से तो नाम पता लग रहा है कि टेल्स अबाउट द स्पिन ओरिएंटेशन आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका लास्ट टॉपिक है हमारा अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कभी कभार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट। अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनको तो पता होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको लिए मैं बता दूं कि जैसे आप शॉप पे जाते हो, तो जब आप बनाना ख़रीदते हो या केला ख़रीदते हो, तो आप उसको बोलते हो कि 1 दर्जन दे दो, 1 डज़न। उसमें कितने आते हैं, 12 आते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिस्टम बना रखा है कि 2, 4, 6, 8 करके। लेकिन जब हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स एक बार में लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं एक भी छोटी सी जगह पे, तो ये 1, 2 या 12 या डज़न में काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमने बना रखा है मोल कॉन्सेप्ट। ये दिया था विलहेल्म ऑसवर्ल्ड ने।
इन द ईयर 1896। ठीक है, उसने बोला था कि एक मोल जो होगा ना, एक मोल वो होगा 0.6.022 इंटू 10⁻³ के बराबर। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मोल एप्पल हैं, तो मतलब इसका मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स हैं। ठीक है, एप्पल्स के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है इतना, लेकिन जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। मतलब इसी तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स की स्टडी करते हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल एटम, 2 मोल एटम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है विलहेल्म ऑसवर्ल्ड का। नेक्स्ट है इसमें आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे हम ऊपर मैंने आपको बताया ना कि हम नंबर्स में 1, 2 या डजन में नहीं, मोल में करते हैं, वैसे ही हमारे पास में जब मास आता है तो हम उसको ग्राम में नहीं, ग्राम या किलोग्राम में वेट नहीं करते हैं। एटॉमिक एटम्स के केसेस में हम उसको करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक AMU, यानी कि इसको हम AMU लिखते हैं ना, एक AMU, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन 12 जो होता है, 12 कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, उसके कार्बन के मास को अगर मैं 1/12 कर दूँ तो जो मुझे मिलेगा ना वो एक AMU। ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट सब लोग बैठे साथ में और उन्होंने बोला कि आज से एक काम करते हैं ना, हर जगह कार्बन ही कार्बन है, हर चीज़ कार्बन से बनी है, तो एक काम करते हैं ना, जो भी कार्बन का एटम है उसको, उसका जितना भी मास है उसको मैं अगर 1/12 से डिवाइड कर दूँ तो जो मुझे मिलेगा ना वो एक AMU होगा। तो आज से जितने भी मासेस होंगे वो हम इसके ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो कोई इसके 10 गुना ज़्यादा है तो मैं कहूँगा उसका वेट 10 AMU है। कोई इससे अगर आधा है मैं कहूँगा कि उसका वेट ½ AMU है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक तो क्या मतलब, एक पॉइंट है एटॉमिक वेट का, सॉरी इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपका होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी आपका होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाता है कोई एटम, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। एटॉमिक वेट तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ, अभी हमने देखा जो आपका ए होता है वो आपका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर आपको जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है और उसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 40/2, यानी कि 20 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है, क्या होता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर प्रेशर। अभी कहाँ से आया नहीं आया उसके जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस याद रखना है कि जो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होता है उसी गैस का वेपर प्रेशर का 2 गुना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी। नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी सिंपली आपका किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, अगर जैसे CO2 है तो इसमें एक आपका एक कार्बन है और आपके 2 क्या है, ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 3। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग कंपाउंड्स के लिए निकाल सकते हो। एक लास्ट पॉइंट रह गया इसमें, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री, इसका आंसर है एंटोइन एल लेवोजियर, कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बट जो नोटेबल काम है वो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जो पहली बार बुलाया था ना, इन्होंने बुलाया था हाइड्रोजन। मतलब अगर इन्होंने कहा था कि एक जो आप देख रहे हो ना 1H1, इसका नाम हाइड्रोजन होगा,
और जिसमें Z=6 है जिसका, वो आपका होगा ऑक्सीजन। तो ऐसा इन्होंने बोला था। ठीक है, वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चेंज ऑफ स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर